जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के यूपी टेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास का पहला चैप्टर विकास की अवधारणा से सवाल नंबर 37 से। इसमें टोटल 192 सवाल है, जिसमें अभी तक मैंने 36 सवाल आपको करवा दिया है। ठीक है, अभी मैं सवाल नंबर 37 से कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, या पालन पोषण और शिक्षा का। तो देखिए, मानव व्यक्तित्व जो है, ठीक है, मानव व्यक्तित्व आपका आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। आप देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2012 पेपर 1 में पूछा गया था। अगला सवाल है वायोगोत्सकी बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वायोगोत्सकी जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो देखिए, वायोगोत्सकी जो है, ठीक है, वायोगोत्सकी ने आपका सामाजिक मूल्य, ठीक है, सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। देखिए सीटेट जनवरी 2012 पेपर 1 में पूछा गया था। अगला है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में विभाजित किया जाता है मानव विकास को? तो देखिए, मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो पहला है मनोवैज्ञानिक, फिर है संज्ञानात्मक, फिर है संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए, अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखिए, विकास का सिद्धांत आपका कौन सा? सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत है। और विकास रेखीय नहीं होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा डैश के कारण रोता है, किसके कारण रोता है? जब बच्चे की दादी उसकी माँ से उसको अपनी गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों रोता है बच्चा? तो देखिए, बच्चा जो रोता है, ठीक है, उसका कारण है आपका संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक है, संवेगात्मक दुश्चिंता। अगला है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो देखिए, इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था जो संबंधित है वो है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है? विकास कब शुरू होता है? तो देखिए, विकास जब शुरू होता है तो आपका वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। देख सकते हैं सीटेट 2012 पेपर 2 में पूछा गया था। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन क्या है अनिवार्य रूप से? तो देखिए, चिंतन जो है, ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि है। आगे पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? सवाल एक बार और देखिए कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो देखिए, वह कहलाती है आपका ऑप्शन सी, समावेशन कहलाती है। देखिए, सब सीटेट में पूछे गए सवाल हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका नैतिक अर्थार्थवाद। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो देखिए, आनुवंशिकता संबंधी जो कारक है वो है आंखों का रंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पहला है पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणात्मकता, चौथा है शारीरिक गठन। तो निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, तो किसको छोड़कर? ठीक है, डैश के अतिरिक्त मतलब एक को छोड़कर।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शारीरिक गठन को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। चलिए, बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था पैटर्न होती है। अगला, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है वो है आपका अमूर्त चिंतन। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, स्मृति। ठीक है, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन निर्वाह करता है? तो ऑप्शन सी, अनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। कौन सा चिंतन करते हैं? तो ऑप्शन ए, अलग आयु में अलग तरीके से। संवेगात्मक विरेचन का क्या अर्थ है? संवेगात्मक विरेचन का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है संवेगों को दबाना। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। चलिए, वायोगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वायोगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो यह सहयोगात्मक समस्या समाधान। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल। तो देखिए सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है आपका ऑप्शन डी, लिखना। अगला सवाल है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण किसका करते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका व्यक्तिगतता और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा। अगला सवाल है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है कौन सी आयु में? ईर्ष्या का प्रदर्शन एक बच्चा कौन सी आयु में करता है? तो 6 माह की आयु में। चलिए, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। आगे 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। अगला 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। क्या सीखने के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ए, मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता को। अगला, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, माता पिता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? तो देखिए ये है आपका ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों की खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। तो वे ऐसा डैश
कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी उपेक्षा को कम करने की। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष। अगला है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुकूलित कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला निम्न में से किसका मिलान उचित है? किसका मिलान उचित है? तो देखिए सामाजिक विकास और वातावरण का मिलान उचित है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैस्लो का। आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका जो आधार होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। आगे सवाल आपके लिए है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, ये आरेख दिया हुआ है, ठीक है। आरेख को आप स्क्रीनशॉट लेके हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।